देखिए ये जो निबंध जो है आपका बातचीत, मैं चाहूं तो इसको एक एक बातों को आपका जो है ना यूं ही मैं जिक्र कर सकता हूं बोर्ड पर, एक एक बातों का। लेकिन बात यहां पर यह हो जाती है ना, आपका गद्य वाला जो सेक्शन है, गद्य से भी लाइन दे देता है। अब पूछ लिया जाता है कि बताइए ये गद्य की जो लाइन है, गद्यांश जो है, गद्य का जो पार्ट जो है, गद्य का पार्ट जो है, वो लाइन कहां से लिया गया, किस चैप्टर से लिया गया, ये भी पूछ लिया जाता है। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए भी बुक की एक एक लाइन इस गद्य का पढ़ना जरूरी हो जाता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप लोगों की आदत एक बन गई है बुक ना पढ़ने की। आपको शायद याद होगा, शायद याद भी नहीं होगा कि किस दिन आप है ना पिछली दफा बुक पढ़े थे। और वो शायद वो सालों में ही आप बताइएगा, 6 माह में बताइएगा या फिर 2 सालों में बताइएगा। ये तो कोई कोई ऐसे भी बाल कलाकार होंगे हमारे, वो बोलेंगे सर पढ़े थे तो तीसरी चौथी क्लास में ही, उसके बाद अभी तक तो बुक ही नहीं पढ़े हैं। आप लोग में कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कह लीजिए बुक पढ़ने की जो लत जो है ना बच्चों की पूरी तरह से वो खत्म ही हो गई है ना, कुछ ऐसी चीजें हो गई। लेकिन याद रखिएगा, जितने भी राइटर जो होते हैं, जितने भी राइटर हैं, कवि वगैरह हैं, उसके जो थॉट जो है ना, मेन थॉट आपका बुक में ही है। वो अपनी जीवन की सारी एक्सपीरियंस जो जीवन जीते हैं इस दुनिया में, वो जो अनुभव करते हैं है ना, उन अनुभवों को ही वो अपनी रचनाओं में उतार देते हैं। बात समझ में आ, अपनी रचनाओं में उतार देते हैं। वो जीवन से जो भी उन्होंने सीखा, इस दुनिया को जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, उस समस्याओं को जो उसके साथ जो आया, उन समस्याओं को जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो समस्याएं किस रूप में आ सकती है, किस किस रूप में आ सकती है, उसका समाधान क्या क्या हो सकता है। अगर हम लोग उन समस्याओं के कुछ पहलू हैं जिन पर अगर ध्यान दिया जाए पहले से, तो वो समस्याएं कितनी आसान हो जाती, बहुत सरलता पूर्वक उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ये सारी चीजें सीखने को मिलता है, ये सारी चीजें सीखने को मिलता है बुक से। बड़े बड़े राइटर का थॉट है इसमें, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, इस बात को आप जान लीजिए। बात समझ में आ रही है ना? तो ये बुक बहुत बड़ी चीज होती है जिसको आप मिस कर रहे हो, है ना भाई। वो जो रील है वो रियल वाला लाइफ है, ये वो रील वाला है जो है ना, वो रील वाला लाइफ है, ये रियल लाइफ यहां है आपका। रियल लाइफ से जो एक्सपीरियंस जो राइटर ने जो प्राप्त किया है वो चीजें इसमें है, तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। सुनिए, इसलिए चूंकि आपकी आदत बनी रहे बुक पढ़ने की, इसलिए मैं गद्य वाला सेक्शन तो मैं पढ़कर बताऊंगा ही, एक एक लाइन समझाऊंगा ही, लेकिन कहानी वगैरह जो होगा उसको मैं खुद से ही बता दूंगा, और जितना बता दूंगा उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, एक एक लाइन मैं खुद ही जिक्र कर दूंगा। तो सुनिए, ये जो बातचीत जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसका पहले पूरी तरीके से मैं आपको पढ़ा दूंगा, एक एक लाइन गद्य का पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा। और उसके बाद देखिए साथ साथ हम लोग वो की पॉइंट्स भी लिखते चलेंगे, जहां से एग्जाम में ये तो ऑब्जेक्टिव निकल कर आता है, उठ कर आता है, ये तो सब्जेक्टिव बनाया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? साथ साथ उसको हम लोग लिखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये कह लीजिए कि की पॉइंट्स हम लोग साथ साथ करते चलेंगे, की पॉइंट साथ साथ करेंगे। चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद सारे की पॉइंट्स का एक बार रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे। देन उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पर जाएंगे और सब्जेक्टिव पर जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना सबको? तो अब स्टार्ट करते हैं बातचीत, जो आपका किसका है, बाल कृष्ण भट्ट जी का एक क्या है, ये ललित निबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत। बातचीत, अब बोले बातचीत का मतलब बातचीत नहीं शुरू करने के लिए बोल रहा हूं, है ना, बातचीत निबंध को पढ़ना है। ये बालकृष्ण भट्ट जी इसके क्या है, लेखक है, राइटर है। बालकृष्ण भट्ट जी इसके राइटर हैं, निबंधकार हैं, ये कह लीजिए। ये बातचीत कैसा निबंध है तो बाबू कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये ललित निबंध है।
पहला ऑब्जेक्टिव तो आपका यहां से ही आ गया है। पहला ऑब्जेक्टिव, बातचीत किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध है। उसके राइटर कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत एकदम बंद, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। निबंध है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये बातचीत जो निबंध है ना, इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या चीजें हैं, क्या कुछ इसमें ज्ञानवर्धक चीजें हैं, ज्ञान वाली चीजें हैं, किस पर आधारित है ये चीजें? बातचीत जो है ललित निबंध है, किन किन मुख्य बिंदुओं को ये है ना हाईलाइट किया गया है इसमें, इसके बारे में आपके मन में है ना प्रश्न, एक पहला प्रश्न बनता होगा, है ना? तो उसका जवाब ये है कि देखिए बातचीत जो है ना, निबंध में ये बताया गया है कि बातचीत करने का कौन सा तरीका सही है। पहली बात तो ये कि क्या बातचीत करना, सर उठाइए तो, क्या बातचीत करना इंसान के लिए सही है या बातचीत करना इंसान के लिए गलत है? सही है या गलत है? पहले इसका हम लोग है ना, इस पर हम लोग विश्लेषण करेंगे, समझ में रहा ना? आपको ये पता चलेगा इससे कि बातचीत सही है या गलत है। पहली बात ये, अगर इंसान को बातचीत से अगर दूर कर दिया जाए, अगर बातचीत से दूर कर दिया जाए, कोई अगर ऐसा इंसान हो जो बातचीत किसी से करे ही ना, अब बोले सर इशारे में बात करे, सर इशारों में भी बात कर रहे हो फिर भी मतलब बात कर ही रहे हो आप। अपनी बातचीत किसको बोलते हैं? अपने विचार को दूसरे के समक्ष बताना, दूसरे के समक्ष बताना, ट्रांसफर करना अपने विचारों का आदान प्रदान, यही तो बातचीत कहलाता है। यानी कि आप अगर अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना? अगर इंसान बातचीत ना करे, विचारों का आदान प्रदान ना करे तो क्या हो जाएगा? अगर बातचीत करते हैं तो ठीक है साहब, अगर बातचीत करते हैं तो ये बातचीत किस तरह का बातचीत करना चाहिए, कौन से तरीके हैं जो बातचीत करने का बेहतर तरीका है? सर बातचीत तो करता है ये इंसान, अब बातचीत अगर करेंगे तो किस तरह से बातचीत करें ताकि जीवन में भी ग्रोथ देखने को मिले। समझ में? ऐसा नहीं कि बातचीत लगे हुए एकदम करियर भी अपना डुबा रखे हैं, नहीं, बातचीत अगर करनी है तो किस तरह से बातचीत करें और कौन सा तरीका है जो है ना बातचीत करने का बेस्ट तरीका है। और कई बड़े बड़े लेखकों ने, बड़े बड़े विचारकों ने बातचीत को, किस प्रकार की बातचीत को बेहतर माना है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है, बोले तो दो व्यक्ति आपस में बातचीत करता है तो वो किस तरह की बातचीत होती है। अगर तीन व्यक्ति अगर बातचीत करेगा किस तरह की बातचीत होती है। चार व्यक्ति बातचीत करेगा तो किस तरह की बातचीत होती है। चार से अधिक व्यक्ति बातचीत करेगा तो किस तरह की बातचीत होती है। किस टॉपिक पर मुख्यतः बातचीत होती है। तो बच्चे आपस में जो बात करते, छोटे छोटे बच्चे, वो किस तरह का बात करती हैं, उसकी टॉपिक क्या होती है बातचीत करने की, है ना? तो बुढ़िया दादी जो बातचीत करती है उसकी टॉपिक क्या होती है बातचीत करने की। आज सबकी धागा खोल दूंगा मैं, आज सबकी धागा खोलूंगा एक एक कर। और दो बूढ़े जो होते हैं भाई साहब, बातचीत जो करते हैं, 2 से 3 बूढ़े बातचीत करेंगे तो भाई साहब किन किन टॉपिक पर वो बातचीत कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना? उसका टॉपिक क्या होगा बातचीत करने का। अब छोकरे लोग जो बातचीत करते हैं उनकी बातचीत का टॉपिक क्या होता है, और जो गर्ल्स स्टूडेंट जो हमारे हैं इस एज ग्रुप के, या फिर इस एज ग्रुप के जितने भी गर्ल्स हैं, उनकी बातचीत का टॉपिक क्या होता है, सबका धागा खोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? आप लोग जो बातचीत करते हो, आपके इस एज ग्रुप के बॉयज जो हैं वो किस टॉपिक पर बातचीत करते हैं, है ना? किस किस तरह का बातचीत करते हैं। हमारे एज के ग्रुप के लोग कैसे बातचीत करते हैं, हमारे से अपर एज के कैसे बातचीत करते हैं, हमारे एज से थोड़ा लोअर एज के, बोले तो 25 साल से नीचे के एज के किस तरह का बातचीत करते हैं, सबका एक एक कर धागा खोलेंगे। बात समझ में रहे? और वहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, ठीक है? तो अब शुरू करते हैं और लास्ट में बताएंगे, लास्ट में आपको पहले राइटर बताएंगे आपको कि बातचीत करने का है ना तरीका कौन सा बेस्ट है। राइटर बताएंगे आपको बालकृष्ण भट्ट जी। उसके बाद आपको
आपके गुरुजी बताएंगे, वो जो बताएंगे तो बताएंगे, गुरुजी अब अपना थॉट आपके गुरुजी उसमें ऐड करेंगे, है ना, अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे कि बातचीत का उत्तम और श्रेष्ठतम तरीका क्या है, जो मैं अपने अनुभव के बेसिस पर आपके सामने में रखूंगा, है ना, ताकि आप और भी थोड़ा एक्सट्रीम लेवल की आप बात को जान पाए। मैं अपना भी अनुभव आप लोगों के साथ साझा करूंगा। बालकृष्ण भट्ट का अनुभव तो आप देखिएगा ही, मेरा भी अनुभव देखिएगा। हर टॉपिक में याद रखिएगा, जितनी भी कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको अपने जीवन से जरूर मैं रिलेट करूंगा कि जीवन में ये जो कहानी जो ये क्या सिखाती है, आपको ये पता चलेगा कि ये कहानी, ये विचारधारा आपको किस ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहती है, क्या सिखाना चाहती है। देखिए, पढ़ना तो बाबू सब करते, पढ़ाई करने का मतलब केवल ये नहीं है पढ़ लिए बस हो गया, रट्टू तोते की तरह नहीं। उस विचार को, उस विचारधारा को आपने कितना अपने ब्रेन में स्टोर किया, कितना सीखा आप, है ना, ये चीजें मायने रखता है। और आप इसको अपने जीवन में कितना उतार रहे हो, कितना जीवन में अपने यूज कर रहे हो ये विचारधारा, है ना, ये मायने रखता है। पढ़ना तो सब पढ़ते हैं, लेकिन कहा जाता है ना, पढ़े तो सब भाई साहब लेकिन गुने नहीं। कुछ ऐसे व्यक्ति को बोला करते हैं, है ना, पढ़ना मतलब पढ़ते हैं सब, लेकिन कुछ ही व्यक्ति गुण पाते हैं। गुण बोले तो उसमें पढ़ाई का गुण आ पाता है, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से मैं बताता हूं, मैंने पहले कहा मैं चाहूं तो एक एक कर खुद ही मैं बता सकता हूं वो चीजें, लेकिन आपको बुक पढ़ने की हैबिट बनी रहे, इसलिए मैं बुक गद्य का जरूर मैं पढ़ाऊंगा। और आप लोग देखिए, पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद घर में एक बार जरूर बुक को पढ़िएगा। और यकीन मानिए, जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूं ना, आपको पढ़ने के लिए गाइड कर रहा हूं, अगर आप उस प्रकार से पढ़िएगा, आपको 90+ आने से कोई नहीं रोक सकता है। बच्चे लाते हैं, आप भी लाइएगा, जिस प्रकार मैं बोल रहा हूं उस प्रकार चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो बातचीत शुरू करते हैं। देखिए, ये बोले क्या, जिसके पास बुक है वो बुक निकाल लीजिए, और जिसके पास बुक नहीं है वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और इस बीच कोई भी आपस में बातचीत नहीं करेंगे। सुनिए, कहते हैं इसे तो सभी स्वीकार करेंगे ही कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। बोले क्या, भगवान जी ने जितनी भी शक्तियां इंसान को दी है, जितनी भी शक्तियां, चलने की, दौड़ने की, भाई साहब सोचने की, है ना, तमाम तरह की, है ना, एक्टिविटीज करने की, जितनी प्रकार की शक्तियां ईश्वर ने इंसान को दिया है। क्या जितने भी पेड़ पौधे हैं वो भी तो साहब सजीव ही हैं, क्या उसको जितनी एक्टिविटीज मानव को करने के लिए दिया गया, क्या उतनी एक्टिविटीज, उतने क्रियाकलाप, उतने कार्य क्या पेड़ पौधे कर पाते हैं? नहीं, एक जगह खड़े होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, भोजन बनाते हैं और खुद ग्रोथ करते रहते हैं, बस। इंसान जो होते हैं उसके बोल सकते कि शरीर में भी वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि भी होती है, मानसिक वृद्धि भी होती है, तार्किक वृद्धि जिसको आप बोलते हो, है ना, हर प्रकार की वृद्धि होती है। भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टिविटीज जो आप देख रहे हैं कि यहां पर डेवलपमेंट का कार्य जो देख रहे हैं, सबके सब किसके द्वारा किया गया है? इंसानों के द्वारा। यानी कि इंसान को कुछ ज्यादा ही शक्तियां भगवान जी ने दिया है, हाँ या फिर ना। और जितनी भी शक्तियां इंसान को भगवान जी ने दिया है ना, उनमें से एक बड़ी शक्ति वाक शक्ति भी है, बोलने की शक्ति। क्या पेड़ पौधा बोलता है? सुने हो कभी भी? नहीं। कहानी वगैरह में है ना, जो बुलवाया जाता है ना, वो एक्चुअली है ना बच्चों के मनोरंजन के लिए होता है ना, समझ में आ रहा है ना। पेड़ पौधे कभी बोलते नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो पेड़ पौधों को वाक शक्ति नहीं दिया गया है, बोलने की शक्ति नहीं दिया गया है, इंसानों को वाक शक्ति दिया गया है। और जितनी भी प्रकार की शक्ति, उनमें से एक महत्वपूर्ण शक्ति दिया गया इंसान को, वो क्या है? वाक शक्ति, बोलने की शक्ति। जानवर को भी दिया गया है वाक शक्ति, हाँ फिर ना, लेकिन इंसान को जो दिया गया है, इंसान ने इस वाक शक्ति की मदद से उन्होंने क्या किया? अपनी एक लिपि बना लिया। जो बोल रहा है वो उसको भाषा बोलेंगे ना, अपनी भाषा तैयार किया, बोलने का भाषा तैयार किया। वो जो भाषा है उसकी एक लिपि भी बना लिया, लिखने का ढंग, तरीका। अब फिर उसका
जो थॉट वगैरह है, वो सारी चीजें जो उस लिपि में संरक्षित रखना शुरू कर दिया। यही चीजें हैं जो मानव को बहुत तीव्र गति दिया, बहुत तीव्र गति दिया। समझ में आ रहा है ना? तीव्र गति जो दिया उनमें से एक चीजें ये भी है। तो वाक शक्ति ने इंसान को वरदान में जो दिया वो बहुत बड़ी शक्ति थी। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती तो वाक शक्ति मनुष्यों में ना होती तो हम नहीं जाने कि इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। सोचिए, अगर हम लोग जो अभी बोल पा रहे हैं ना, अगर ऐसा होता, पेड़ पौधों की तरह हमें भी वाक शक्ति नहीं होती, हम लोग के अंदर भी बोलने की शक्ति नहीं होती, तो क्या होता? सब इस सृष्टि में भाई साहब गूंगे गूंगे ही नजर आते। पूरी सृष्टि लगता है एकदम गूंगा सन्नाटा भरा हुआ। हाँ, ये पिन्ना पूरी सृष्टि ही गूंगी पड़ी हुई है। अगर वाक शक्ति ना होती तो पूरी की पूरी सृष्टि कैसी प्रतीत होती? गूंगी प्रतीत होती। हाँ, ये पिन्ना बात समझ में आ रही है ना? पानी भर दी। चलिए सुनिए, मैंने सोचा था कि बोतल में पानी रखा हुआ है, थोड़ा पी लेंगे। यहां देखे भाई साहब खत्म हो गया है ना। चलिए कोई नहीं, आइए सुनिएगा। तो दो प्रश्न यहां से एग्जाम में बाबू कई बार आया है। पहला कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान में मानव को दिया गया, उनमें से एक ईश्वर के द्वारा जो दिया गया वो क्या है? बहुमूल्य वाक शक्ति। अगर वाक शक्ति ना होती तो पूरी की पूरी सृष्टि कैसी प्रतीत होती? गूंगी। आगे सुनिएगा, सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए होते, और जो कुछ दुख सुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। अब सोचिए ना, अगर बोलने की शक्ति नहीं देते भगवान जी, तो पहली बात तो लोग बोल नहीं पाते, और लोग क्योंकि मस्तिष्क है तो सबको सुख दुख का आभास होता है। जो गूंगा होता है, बोल नहीं पाता है, क्या उसको सुख दुख का आभास नहीं होता है? गूंगा बहरा को बिल्कुल होता है सर, सुख दुख का आभास। अगर सुख दुख का आभास होता है, अब सुख दुख का आभास है, बोलने की शक्ति है तो बोल देते दूसरे के सामने, मन हल्का हो जाता है, चित्त हल्का हो जाता है। हाँ, ये फिर ना। लेकिन सोचिए, अगर वाक शक्ति नहीं देते भगवान जी, तो ऐसा लगता कि सबको एक कोने में समेट कर रख दिया गया है। सब एक कोने में अपना अपना कोने में अपने दुख को लेकर पड़ा हुआ है, सोच रहा है। हाँ, पे ना ऐसा लगता कि जीवन बड़ा बोझ जैसा हो गया है, जीवन बड़ा बोझ जैसा हो गया है। हाँ, ये फिर ना अच्छा, ऐसा लगता कि सबको ना एक कोने में पड़ा दिया गया है, और अपना सुख दुख एक दूसरे को बयां नहीं कर पा रहे लोग। माध्यम ही नहीं है बयां करने का। यही तो है बोलने की जो शक्ति है, यही तो है सुख दुख को बयां करने का माध्यम। जब अपना सुख दुख दूसरों को सामने रखते हैं ना, तो मन हल्का हो जाता है ना। बोलते हैं कि भाई बोल लो ना, मन हल्का हो जाएगा। सुने होंगे आप लोग, ऐसा होता है। ये फिर नहीं, आगे पूरा जब आप चैप्टर पढ़िएगा, आपको खुद इन चीजों का बहुत तगड़े लेवल पर ज्ञान हो जाएगा कि बातचीत कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बातचीत को रोका जाए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। उसका मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, इतिहास में ऐसा एग्जाम्पल है ना। बातचीत को अगर रोक दिया जाए तो उसका एग्जाम्पल भी है इतिहास में, इंसान किस स्थिति में किस दौर में पहुंच जाएगा, है ना। उसको एक मिनट। तो अगर वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, हम लोग देखेंगे आगे। अब आगे सुनिएगा, आगे मैं पढ़ रहा हूं, आप बुक पर ध्यान दीजिएगा। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, जिसको हिंदी में वक्तृता बोला करते, वक्तृता क्या बोलते हैं? वक्तृता। स्पीच जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, भाषण। तो इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच जिसको वक्तृता बोलते हैं और बातचीत दोनों है। तो जो वाक शक्ति है ना, बोलने की जो शक्ति जो दिया गया है, इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या, स्पीच जो भाषण देते हैं, देखते हैं नेता लोग वगैरह भाषण देते हैं, ये भी बातचीत ही है। हाँ, फिर ना बातचीत का एक माध्यम है एक, लेकिन इसको बातचीत मत बोलिए, इसको स्पीच को भाषण बोलिए, वक्तृता बोलिए, वक्तृता, है ना, ठीक है।
जिसको स्पीच बोला करते हैं। तो स्पीच बोल दीजिए और आपका बातचीत, वो अलग, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो वाक शक्ति को अगर बात किया जाए, वाक शक्ति को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में, है ना। पहला हिस्सा क्या है आपका? स्पीच, है ना, जिसको वक्तृता बोला करते हैं। और दूसरा है आपका बातचीत। वक्तृता है, हिंदी पढ़ने आता है ना? अब शांत हो जाए। तो ये स्पीच और बातचीत 2 प्रकार का जो बोलने की शक्ति दिया गया, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। कितने? 2 हिस्सों में। पहला आपका स्पीच और दूसरा बातचीत। लेकिन ये दोनों वाक शक्ति अलग अलग प्रकार की शक्ति है, दोनों अलग अलग प्रकार के माध्यम है। अब अलग अलग प्रकार के माध्यम से क्या अर्थ है, सुनिएगा आप लोग। तो कहा जाता है कि वाक शक्ति दोनों में है, आप बोल रहे हैं तो, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। तो किन से बातचीत का ढंग ही निराला है? स्पीच से। बोले तो ये अलग चीजें, ये अलग चीजें हैं। बातचीत में वक्ता को नाच नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। ये जो बातचीत जो होता है ना, इस बातचीत में आपको नाज नखरा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। नाज नखरा, इसमें नुक्ता लगा हुआ है क्या जी? नहीं, नुक्ता नहीं लगा हुआ है। नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। किसमें? नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। बातचीत। अगर किसी व्यक्ति से बातचीत अगर कर रहे हो तो आप ये नाज नखरे वाली बातचीत नहीं कर सकते हो, है ना। आपको सटीक बातचीत करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। कुल मिलाकर बातचीत की बात किया जाए तो यह है कि बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्याह वाचनीय नंदी पाठ की भांति घड़ियों का साहबान मजलिस चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति कर करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप बोले आए लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना। उसके बाद स्टार्ट करते नहीं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं भाई एवं बहनों, है ना। उसके बाद स्टार्ट करते हैं, है ना, हमारे प्यारे भाई एवं बहनों, है ना। उस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। तो वो उसमें सुनिए, ये बातचीत में ऐसा नहीं होता है। आप दूसरे के साथ जाते बातचीत करने के लिए पहले क्या बोलते हैं? हमारे प्यारे भाई एवं बहनों, है ना। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। नहीं, ये चीजें है ना, नाज नखरा वाला काम किसमें होता है? स्पीच में, है ना। भाइयों बहनों जो बोलते हैं एकदम फॉर्मल तरीके से बोलने का प्रयास करते हैं। किसमें? स्पीच में, भाषण जब देते हैं तब। बातचीत में नहीं, कहीं से भी शुरू हो जाते हैं वहीं पे ना। तो ये नाज नखरा जाहिर करने का मौका किसमें नहीं दिया जाता है? बातचीत में। बाबू कई बार एग्जाम में आया है, ये आपका 2026 या 25 में भी आ चुका है ये बात। यहां से प्रश्न, बात समझ में आ रहा है ना। नाज नखरा जाहिर करने का मौका किसमें नहीं दिया जाता है? बातचीत। यानी कि नाज नखरा करने की आजादी किसमें? आपको स्पीच में। बात समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट आगे वो बोलते हैं, जहां कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि का कमरा गूंज उठा, है ना। अगर भाषण दे रहे होते हैं तो ऐसा होता है, मुंह से अगर कोई ऐसी चुटकुली बातें निकलती है, चुटकुले वाली बातें निकलती है, तो एकदम तालियों से गड़गड़ाहट से एकदम बज जाती है ना। तालियों की गड़गड़ाहट सुनना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए वक्ता को खामख्वाह ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। तो करतल ध्वनि का अर्थ होता है कि ताली बजाने वाला ध्वनि, ऐसी ध्वनि जो जिससे क्या बने? ताली बजे। उसी ध्वनि को करतल ध्वनि बोला करते हैं। और करतल ध्वनि आपका देखने को मिलता है किसमें? स्पीच में।
क्या बातचीत करते तो क्या ताली बजाते हैं? नहीं ना, कहीं से शुरू हो जाती हैं, अपने देख रहे लगे जाते हैं एकदम। बात समझ में आ रहा है ना? भाषण जब देते हैं उसमें ऐसी बीच बीच में ऐसी चुटकुली बातें है ना, चुटकुले जैसी बातें छोड़नी होती है, जिससे बोल सकते हैं क्या, जो सुनने वाला लिसनर है उसका मन एकदम चुस्त दुस्त रहे और वो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा है ना माहौल गूंज उठे। तो इसी को तालियों के माहौल से जो गड़गड़ाहट जो गूंज उठती है, इसी को करतल ध्वनि देख बोला करते। तो करतल ध्वनि किसमें देखने को मिलता है? वक्तृता में। यह भी एग्जाम में आपका आ चुका है। करतल ध्वनि, करतल ध्वनि किसमें देखने को मिलता है? किसमें देखने को मिलता है? वक्तृता में। हाँ ये पिना बात समझ में आ रहा है ना? तो इस पैरा से क्या क्या ऑब्जेक्टिव निकला उसको हम लोग पहले लिख लेते। पहली बात तो ये कि ईश्वर ने जितने प्रकार की शक्तियां दी है हम लोगों को वरदान के रूप में से, उनमें से एक है कौन? वाक शक्ति, है ना? तो ये लाइन कई बार एग्जाम में आ भी चुका है कि ईश्वर ने जितनी शक्तियां दी है उनमें एक है वाक शक्ति। एक है क्या? क्या है? वाक शक्ति। बोले तो बोलने की शक्ति, वाक शक्ति। इसको आप पॉइंट वाइज में आप लिखते चलिएगा, की पॉइंट। यहां से ऑब्जेक्टिव पक्का आता है, कई बार आ चुका है। वाक शक्ति, बात समझ में आ रही है ना? और इसमें जो मैंने बोला, अगर वाक शक्ति ना होती पूरी की पूरी सृष्टि कैसी प्रतीत होती? गूंगी। ये भी एग्जाम में कई बार आया है, ये भी प्रश्न। अगर वाक शक्ति ना होती, अगला पॉइंट, वाक शक्ति ना होती पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। कैसी प्रतीत होती? गूंगी। पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। फिर स्टार्ट हो गया बातचीत। गूंगी प्रतीत होती, गूंगी प्रतीत होती। जितनी बात मैंने बोर्ड पर लिखा है सबसे ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी आ चुका है, और ये सारा की पॉइंट्स के अलावा किसी भी पॉइंट से आपका ऑब्जेक्टिव यहां पर नहीं बनने वाला है। बात समझते चलिएगा, ठीक है ना? तो करतल ध्वनि का अर्थ आप लोग समझ चुके हैं कि ताली बजाना से संबंधित है, ठीक है ना? हाँ, करतल ध्वनि किसमें देखने को मिलता है? स्पीच में, वक्तृता में। और नाज नखरा जाहिर करने का मौका किसमें नहीं दिया जाता है? बातचीत में नहीं दिया जाता है नाज नखरा जाहिर करने का मौका। ठीक इसी प्रकार से प्रश्न आ चुका है, अगर इसमें नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता तो किसमें नाज नखरा जाहिर करने का मौका दिया जाएगा? स्पीच में। लेकिन आपसे जनरली जो पूछा जाता है किसमें नहीं दिया जाता है नाज नखरा जाहिर करने का? बातचीत। इस प्रकार से प्रश्न कई बार आया है। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आगे अगला पैरा पढ़ता हूं। वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि हमें न करतल ध्वनि का मौका है, न लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। ये बोलते हैं क्या कि जब हम लोग घरेलू बातचीत करते हैं आपस में, अपने घर में जब बातचीत करते हैं, तो इस प्रकार की थोड़ी होती है करतल ध्वनिया। जो भी कुछ भी बातचीत करते हैं, पापा बोलते हैं वाह बेटा वाह वाह, उधर से मम्मी बोलती है वाह बेटा वाह, है ना? अब पापा कोई मम्मी बातचीत कर रहे हो तो बोलते हैं पापा पापा, मम्मी वाह। कौन के नीचे खींच कर देंगे आपको, समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट बात हो रही है, पागलों की तरह कर रहा है बच्चा, समझ में आ रहा है ना? तो उसमें क्या करतल ध्वनिया होती है? नहीं। घरेलू बातचीत में करतल ध्वनिया नहीं होती है। तो क्या घरेलू बातचीत में करतल ध्वनिया होती है? नहीं साहब। तो ये भी याद रखिएगा, घरेलू बातचीत में करतल ध्वनिया नहीं देखने को मिलती है। याद रहेगा ना ये सब? करतल ध्वनिया नहीं होती है। करतल ध्वनिया
नहीं होती है, नहीं होती है। इतनी डिटेल में एक एक चीजों को पढ़ेंगे ना, कहीं से भी पूछे एग्जामिनर, कुछ भी पूछे, आप बेहतरीन तरीके से इसका जवाब दीजिएगा। एक भी लगेगा नहीं, प्रश्न भी देखिएगा, लगेगा नहीं सर इसको तो लिख कर ही छोड़ेंगे, एकदम लिख कर ही छोड़ेंगे। एवरेज स्टूडेंट का पेपर फूल में फूल लेकर आता है, लिख कर आता है वो सब, समझ में आ रहा है। आइए सुनिएगा और आगे सुनिए। इसमें बोले हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, है ना, प्रेम पूर्वक बातचीत कर रहे हैं दो आदमी, कोई चुटीली बात आ गई हंस पड़े, है ना, प्रेम पूर्वक बातचीत कर रहे हैं एकदम। कभी ऐसा होता है दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, कोई चुटीली बात आ गई, भाई साहब हंसने वाली बात हुई, चुटकुले जैसी बात हो गई, हंस पड़े, है ना। तो हंसते हैं थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि वाह 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 एकदम तालियां बजाना स्टार्ट कर देते, है ना। मुस्कुराहट से होठों की केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। तो कभी ऐसी चुटकुली बात होती, थोड़ी सी होठों से मुस्कुराहट जैसी चीजें बोले तो स्माइल आ जाती है, बस इतना ही होता है ना, घरेलू बातचीत में भी। ठीक है, स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करना है। लेकिन ये घरेलू बातचीत तो हो गया कि करतल ध्वनियां इसमें पैदा नहीं होती, लेकिन जो वक्तृता होता है, जो स्पीच होता है ना, याद रखिएगा, जब कोई भी व्यक्ति स्पीच दे रहा होता है तो उसका उद्देश्य होता है कि जो सुनने वाला लिसनर है ना, उसमें जोश पैदा करे, उत्साह पैदा करे, है ना। तो जोश और उत्साह पैदा करने का उद्देश्य किस में होता है, बातचीत में या फिर स्पीच में? स्पीच में। भाषण जो देते हैं, स्पीच देते हैं, ऐसा मन में रहता है, वो चीजें, उद्देश्य रहता है कि सामने जो लिसनर बैठा है उसमें जोश और उत्साह पैदा कर दे, है ना। तो स्पीच का उद्देश्य क्या होता है, इसी प्रकार टिनी नोट्स बनाते हुए आप लिखिएगा, स्पीच का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य सर क्या होता है? जोश और उत्साह पैदा करना। क्या? जोश और उत्साह पैदा करना, उत्साह पैदा करना। बात से समझ में आ रही है ना? सारे वर्ड से ऑब्जेक्टिव आ चुका है ऑलरेडी, यहां से सब्जेक्टिव भी आपको लिखने में, की पॉइंट से लिखने में मदद मिलेगा। और जितनी मैं लिखा रहा हूं उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसको दिमाग में फिट कर ले। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, सुनिए आगे बोल रहे हैं क्या। तो स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में क्या पैदा करना, जोश और उत्साह पैदा करना होता है। घरेलू बातचीत मन रमाने का केवल ढंग है, केवल मन रमाने का ढंग है, केवल मन लगाने का ढंग है। तो किस प्रकार का बातचीत मन रमाने का केवल ढंग है? घरेलू बातचीत। नहीं देखते हैं घरेलू जो बातचीत करते हैं, एक मन रमाने के फालतू का लगे हुए, ये वो पड़ोसी का शिकायत किए, उसकी शिकायत किए, उसकी शिकायत किए, ये केवल मन रमाने का क्या है, ढंग है। तो घरेलू बातचीत से रिलेटेड एक और बात आप याद रख लीजिए यहां पर, कि ये केवल और केवल क्या है सर, मन रमाने का ढंग है। मन रमाने का क्या है, ये ढंग है। कहते हैं उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। अब वो जो स्पीच में जो गुण जो है ना, कि भाई तालियां बजेगा, वो तमाम तरह की चीजें, वो चीजें धक्के खाते फिरते हैं। ऐसा लगता है कि अब चुटकुले जैसी भी बात हो गई फिर भी तालियां नहीं बजी साहब, है ना। वहीं पर अगर कहीं खड़े होकर स्पीच दे रहे होते, वहां तालियां बजती, करतल ध्वनि आती। लेकिन यहां घर में वही चुटकुले जैसी बातें करते हैं, लेकिन फिर भी करतल ध्वनियां देखने को नहीं मिलता। केवल जो सामने वाला व्यक्ति है केवल मुस्कुरा देता है ना, कुछ यहां तक की होती है, केवल हंस देते, बस यहां तक ही चीजें तक सीमित हो जाता है, हाँ ये फिर ना। तो ये चीजें होती है, ऐसा लगता है कि वो धक्के खाते हुए फिरते रहते हैं, है ना। जो स्पीच का जो गुण है किसमें, घरेलू बातचीत में। बात समझ में आ रहा ना। अब इसमें कहा जाता है कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी, अब आपको यहां से पता चलेगा कि बातचीत करना क्या सर ये सही है या फिर गलत है, बातचीत किस हद तक सही है, क्या इंसान के लिए बातचीत करना सही चीजें हैं। तो सुनिएगा, इस पैरा में आपको इसका जवाब मिलेगा। बोलते जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने
आदि की जरूरत है, जहां इंसान को अपनी जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए, लग्जरियस लाइफ जीने के लिए, चलने फिरने, खाने पीने इत्यादि की जरूरत होती है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जिस प्रकार इंसान को जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए, लाइफ को बेहतर बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बातचीत की आवश्यकता होती है। यानी कि बातचीत इंसान के लिए जरूरी है, इंसान के लिए जरूरी है। जैसे खाना जरूरी है, जैसे चलना जरूरी है, चलेगा नहीं बीमार पड़ जाएगा, खाएगा नहीं तो टपक जाएगा, है ना, समझ में आ रहा ना। तमाम तरह की चीजें जो जरूरी है ना जीवन जीने के लिए, उसमें बातचीत भी जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बोले सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? सुनिए, एक जेल का आपको नाम बताते हैं, शायद आप लोग सुने होंगे, इसका जिक्र मैं आगे भी करूंगा। सेलुलर जेल, सुनिए नाम, सेलुलर जेल भारत में ही है, हमारे भारत में ही है सेलुलर जेल। उसका नाम सुने आप लोग, अंडमान निकोबार द्वीप जो है ना, वहां पर है सेलुलर जेल। भारत में आप लोग सब जानते हैं, अंडमान निकोबार नामक आइसलैंड है, द्वीप समूह है, हाँ पिना, उसमें ग्रेट निकोबार जो है अभी वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना। सिंगापुर जैसा ही चीजें डेवलप करने की, सुविधाएं डेवलप करने की प्रयास में है सरकार, वो चीजें अलग है चीजें, आप सुनिएगा। तो उसी अंडमान निकोबार की राजधानी है कौन सी? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की क्या है? राजधानी। उसी पोर्ट ब्लेयर में एक जेल है जिसका नाम क्या है? सेलुलर जेल। अब वो सेलुलर जेल अंग्रेजों ने बनाया था। अब बोले सर अभी है? अभी भी है, अभी भी है। क्या उस जेल में रखा जाता है इंसान को? तो अभी नहीं रखा जाता है इंसान को, लेकिन जिस समय रखा जाता था तो पहले आप ये तो जान लीजिए कि सेलुलर जेल में किस प्रकार इंसान रहा करते थे। वहां कैदियों को रखा जाता था। अब वो अंग्रेजों के समान जमाने में बनाया गया था, अंग्रेजों के समय में बनाया गया था। बात समझ में आ रही है ना? जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसी समय बनाया गया था। उस सेलुलर जेल में सब व्यक्ति, जो भी कैदी था, जाने से घबराता था, बोलता मुझे मृत्यु दे दो, वो जरूरी है, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, वो जरूरी है। लेकिन सेलुलर जेल, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मत भेजिए। जीते जी उसको एक मौत का घर माना जाता था, मौत का घर। इंसान तो जिंदा रहता था, लेकिन उसको जिंदा रहते हुए भी लगता था कि मैं जिंदा ही नहीं हूं, मुझे भगवान अब जब चाहे तब उठा ले, है ना। क्रांतिकारियों को ऐसा लगता था, सोच सकते हैं, जो पूरी तरह से उसका ब्रेन वॉश हुआ होता है, कह लीजिए अपने देश प्रेम की भावना में एकदम पूरी तरह से वो इस प्रकार लिप्त होते हैं कि वो कह लीजिए कि फांसी तक को अपने बोले तो गले में लगा लेते हैं या लगवा लेते हैं, उसकी भी उसको तनिक भी डर नहीं होती है। लेकिन वो सेलुलर जेल जाने से डरते थे। कई सारे कैदी सेलुलर जेल जाने से डरते थे। क्यों सर? ऐसा सेलुलर जेल में था क्या? सेलुलर जेल में चीजें ये थी कि कैदियों को अलग अलग रखा जाता था। अब बोलिए इसमें से कौन सी बड़ी बात है ना? कैदियों को अलग अलग रखा जाता था। खास बात यह है ना कि कैदियों को अलग अलग रखा जाता था, पहली बात यह। और दूसरी बात, कैदियों को अलग अलग रखा जाता था तो उस अलग अलग रखने के क्रम में वो कैदी एक दूसरे से कभी बातचीत ही नहीं कर पाते थे। अपने दुख पीड़ा को जब दूसरे के समक्ष बयां करते हैं तो मन हल्का हो जाता है, जीवन बड़ा सरल हो जाता है। लेकिन वो एक दूसरे से बातचीत ना कर पाए, कोई गुट का निर्माण ना कर पाए, इसलिए सेलुलर जेल में ऐसी चीजें थी, नियम, है ना, इस प्रकार रखा जाता था। प्रत्येक कैदी को अलग अलग रखा जाता था, उसको देखने तक की इजाजत नहीं थी, बातचीत करने तक की इजाजत नहीं थी। एकदम कोई इशारों में बातचीत भी मत कीजिएगा, एकदम अलग अलग रखा जाता था सेलुलर जेल में। ऐसा लगता था, आपको वही सोचिए ना, एकदम अलग पैक कर दिया जाए एक रूम में, और वहां पड़ी रही है, केवल किसी से बातचीत करने के लिए नहीं दिया जाए, दुनियादारी से सब कुछ से आपको दूर कर दिया जाए, आपको लगेगा कि मौत का घर ही आ गया है सामने। बात समझ में आ रही है ना? ऐसी स्थिति हो गई थी सेलुलर जेल के, है ना, कैदियों की, मौत का घर उसको लगने लगा था। बड़े कैदी उससे
कह लीजिए कि बहुत सारे कैदी वहां जाना नहीं चाहते थे। बात समझ में आ रहा है? तो चीजें ये थी, समझ में आ रहा है? देखिए उस जेल में आपका बीडी सावरकर जो है उसको भी रखा गया है ना। बटुकेश्वर जो दत्त हैं वही साहब, समझ में आ रहा है, उसको भी रखा गया है। ये बड़े बड़े नाम है जो आपने सुने हैं, और भी कई सारे लोगों को रखा गया है, लेकिन दो इनमें जो सुपीरियर व्यक्ति उनको उस जेल में रखा गया है, बटुकेश्वर दत्त हो या बीडी सावरकर, रखा गया उसको उस जेल में। तो सोच लीजिए कि बातचीत कितना बड़ा महत्व रखता है हमारे जीवन में, समझ में आ रहा है ना। तो होता ही है ना, तो बातचीत अत्यंत आवश्यकता होती है। जो कुछ मवाद, जो धुआं जमा रहता है ना, जो कुछ मवाद ये धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर उड़ जाता है। तो जो भी मन में मवाद या धुआं जमा रहता है, वो किसके जरिए भाप बनकर उड़ जाता है? भाप, माफ कीजिएगा, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो कैसे उड़ जाता है? भाप के जरिए उड़ जाता है। ठीक है, इस पैरा को खत्म करने दीजिए। ये बोलते हैं वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। इससे जानते हैं चित्त हल्का और मन स्वच्छ हो जाता है। चित्त जो है एकदम हल्का हो जाता है बातचीत करने से, मन क्या हो जाता है? स्वच्छ हो जाता है। तो बताइए बातचीत है इंपॉर्टेंट या फिर नहीं है ना? अब बोलते हैं क्या, चित्त हल्का और मन परम आनंद में मग्न हो जाता है, परम आनंद मिलता है भाई साहब। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। तो किसका भी एक खास तरह का मजा होता है? बातचीत का भी बातचीत का भी खास तरह का मजा होता है। मजा आता है साहब बातचीत करने में, है ना। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है ना, मजा कुछ इस प्रकार का होता है बातचीत का, कि जिसको बातचीत करने की लत पड़ जाती है ना, इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अपनी बुढ़िया दादी वगैरह को भी देखते होंगे, घर से निकलते होंगे भाई साहब सुबह सुबह चाय पीकर, उसके बाद पता चलता है कि दोपहर तक गुल है, किधर है पता नहीं, जाते हैं अगर ढूंढने के लिए तो पता चलता है कहीं एकदम लगी हुई, एकदम उसका घर का है ना किस्सा, उसका घर का किस्सा है ना, बुढ़िया लोगों के साथ एकदम लगी हुई है। खाना पीना सब छोड़ देते हैं एकदम। बातचीत का कह लीजिए मजा इस हद तक होता है कि लोग खाना पीना तक छोड़ देते हैं। भूख कहां गई, प्यास कहां गई, सब पता नहीं भाई साहब, बातचीत में लगे हुए एकदम। अपना बड़ा खर्च कर देना भी उसे पसंद आता है। अब घर में कुछ लोगों को देखते हैं, कुछ महिलाओं को भी देखते होंगे आप लोग आसपास में, घर में काम पड़ा हुआ है, झाड़ू लगाना है, बर्तन धोना, ये सब एक बार अगर चालू हो गए ना पड़ोसन के साथ, उसके बाद लगे हुए आधा से पौने घंटा 1 घंटा तक। उसके बाद याद आएगा ओ अभी तक तो बर्तन ही नहीं धोए हैं, अभी तक तो यही नहीं किए। समझ में आ रहा है ना, अपना इतना बड़ा नुकसान भी कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना, बातचीत का इस लेवल तक का नशा होता है, नशा होता है। देखिए एक व्यक्ति रहा है जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो, यहां से एग्जाम में आया हुआ है। कौन? रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसा व्यक्ति है जिसका किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा है। और रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसा व्यक्ति था जो 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख तक भी उसको देखने को नहीं मिला था। मनुष्य होता कैसा है वो भी नहीं देखा था 16 वर्ष तक। आपकी एज क्या है अभी? 16-17 वर्ष। सोचिए इस एज तक अगर आपको ऐसी स्थिति में रखा जाए कि मनुष्य का मुख तक अभी तक अगर आप लोग नहीं देख पाए हो, एक ऐसा व्यक्ति था रॉबिन्सन क्रूसो। 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख भी देखने को नहीं मिला उसे। बातचीत तो छोड़ ही दीजिए, जो बोलते हैं वाक शक्ति कितना इंपॉर्टेंट, सोचिए वो तो बातचीत करते नहीं थे, तो मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था उसे। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहकर, कुत्ता बिल्ली इन सारे जानवरों के बीच वो रहा करते थे। 16 वर्ष तक रहा था रॉबिन्सन क्रूसो। समझ में रहना। और जानते हैं 16 वर्ष के उपरांत उसे एक व्यक्ति था जिसके मुंह से पहली बार उन्होंने उसका मुख देखा और उसके मुंह से कुछ सुना था। वो फ्राइडे था उसका नाम, जिसके मुख से सुना था। अब फ्राइडे जो बोला था ना, वो जंगली भाषा में बोला था, जंगली भाषा में बोला था। लेकिन जब जंगली भाषा में जब सुना ना रॉबिन्सन क्रूसो, उन्हें ऐसा लगा कि आदमी का चोला उन्होंने फिर से पहन लिया, आदमी का कपड़ा उन्होंने फिर से पहन लिया। अब वो भी इंसान हो गया। अब वो जानवर की श्रेणी में नहीं, इंसान की श्रेणी में आ गया। बात समझ में आ रहा है?
तो बातचीत का ये भी चीजें होती है। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जिस प्रकार से चलने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए, जीवन जीने के लिए, आप माफ कीजिएगा, जिस प्रकार जीवन जीने के लिए खाने पीने, चलने फिरने, इस प्रकार की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार जीवन जीने के लिए बातचीत की भी आवश्यकता होती है। बातचीत की भी आवश्यकता होती है। हाँ ये फिर ना, आपको एक जेल का नाम बताया था, सेलुलर जेल। हाँ ये फिर ना, आपने देखा क्या उस कैदी को खाना नहीं मिलता था? सर बिल्कुल मिलता था। क्या वो चल फिर नहीं पाते थे? बिल्कुल सर चल फिर पाते थे। लेकिन उसको जीवन इतना कठिन क्यों लग रहा था? क्योंकि वो बातचीत नहीं कर पा रहा था। हाँ ये फिर ना, इसका अर्थ ये जो बालकृष्ण भट्ट जी जो बोल रहे हैं, सही अर्थों में बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ ये फिर ना, कि बातचीत भी बहुत जरूरी होता है जीवन जीने के लिए। हाँ ये फिर ना। अच्छा, नेक्स्ट आगे सुनिएगा। इसमें वो बोलते हैं कि बातचीत इसलिए जीवन जीने के लिए जरूरी होता है क्योंकि बातचीत करने से होता यह है, जो भी मवाद या फिर जो भी मवाद वगैरह मन में इकट्ठा होता है ना, वो भाप बनकर बातचीत करने से उड़ जाता है। जो भी पीड़ादायक स्थिति दिमाग में होती है, जब अपनी पीड़ा दूसरे के समक्ष रखते हैं ना, तो बोझ क्या होता है? हल्का हो जाता है। हाँ ये फिर ना, सुनेंगे आप लोग है ना, बोलते कि ठीक है बोझ हल्का कर लो अपना, है ना, जो बहुत ज्यादा वो डिप्रेशन में रहते हैं, तो वो बोलते हैं, उसके बाद कुछ समय के बाद खुद ही वो शांत हो जाते हैं। क्योंकि बोलने से क्या होता है, जो भी मवाद वगैरह जो होता है मन में, वो क्या हो जाता है? भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है साहब। अच्छा, अब मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है किससे? बातचीत करने से। हाँ फिर ना। अच्छा, और जिसको बातचीत करने की लत पड़ जाती है, वो तो भाई सब खाना पीना सब छोड़ देते हैं, है ना जी। अच्छा, इनमें एक व्यक्ति था जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि रॉबिन्सन क्रूसो नामक एक विदेशी व्यक्ति था, जिसको 16 वर्षों तक इंसान से दूर रखा गया, इंसानी सभ्यता से दूर रखी गई। किसको? रॉबिन्सन क्रूसो। बाबू कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये जो रॉबिन्सन जो क्रूसो जो है, इसका नाम याद रखिएगा, रॉबिन्सन क्रूसो। ये जो व्यक्ति है, हाँ, ये एक ऐसा व्यक्ति रहा है इतिहास में जिसको 16 वर्षों तक इंसानी सभ्यता से इसको क्या रखा गया था? दूर रखा गया था। यानी कि 16 वर्ष तक ये किसी से भी बातचीत नहीं किया था। 16 वर्ष के पश्चात ये 16 वर्ष तक ये बातचीत नहीं किया था, बातचीत नहीं किया था। 16 वर्ष के पश्चात इसे, है ना, 16 वर्ष के पश्चात इसे एक व्यक्ति मिलते हैं जिसका नाम होता है क्या? फ्राइडे। क्या नाम होता है? फ्राइडे। याद रखिए, एग्जाम में कई बार यहां से प्रश्न आ चुका है। तो व्यक्ति है फ्राइडे। इन्होंने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। लेकिन फ्राइडे ने जो बोला था वो किस भाषा में बोला था? किस भाषा में? जंगली भाषा में बोला था। किस भाषा में बोला था? जंगली भाषा में। जंगली भाषा में इन्होंने कुछ बात बोला, लेकिन वो बात जो है ना, पहली बार सुना था इसके मुंह से। और रॉबिन्सन क्रूसो को कुछ समझ में नहीं आया कि फ्राइडे क्या बोल रहा है, फ्राइडे क्या बोल रहा है। लेकिन जैसे उन्होंने बात सुना ना, उन्होंने एक चीजों जो थी उसका उसे आभास हो गया कि उन्होंने फिर से आदमी का चोला पहन लिया है। तो किन्हें लगा कि मैंने फिर से आदमी का चोला पहन लिया है? रॉबिन्सन क्रूसो को। कब? जब उन्होंने फ्राइडे के मुख से बात सुनी। जब उन्होंने फ्राइडे के मुख से बात सुनी तो किन्हें लगा कि उन्होंने आदमी का फिर से चोला पहन लिया है? आदमी का चोला पहन लिया है। चोला का मतलब कपड़ा होता है, पहन लिया है। रॉबिन्सन क्रूसो। हाँ फिर ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
फ्राइडे ने उससे किस भाषा में बात किया था? जंगली भाषा में। अब सुनिएगा, बोलते रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की शक्ति है। हाँ फिर ना, साथ साथ इस की पॉइंट्स को लिखते चलिएगा। यही है शॉर्ट टाइप ऑब्जेक्टिव आपको बनाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, की पॉइंट्स जो बोल रहा हूं यही आपके चैप्टर का सार है, जहां से प्रश्न आपका बनता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखते चलिएगा, बार बार मुझे ना बोलना पड़े, ध्यान रहे। तो देखिए रॉबिन्सन क्रूसो भी बोले तो मनुष्य से अट्रैक्ट हो गया, आकर्षित हो गया। सर किसके माध्यम से? बस वो जो वाक्य जो बोला ना उसके माध्यम से। बोले तो बातचीत जो हुआ ना उसके माध्यम से। इसका मतलब बातचीत में सोचिए किस हद तक लुभा लेने की ताकत है, किस हद तक लुभा लेने की ताकत है ना। ये बोलते हैं क्या, इसमें कहा जाता है कि जिनसे केवल पत्र व्यवहार, आप इस हद तक लुभा लेने की ताकत है बातचीत में। आप नोटिस किए होंगे जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ है, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। कभी ऐसा होता है, देखिए अभी ना टेलीफोन वगैरह आ गया, लेकिन पहले टेलीफोन जब नहीं था उससे पूर्व पत्रों के माध्यम से चिट्ठियां लिखी जाती थी, एक जगह से दूसरी जगह क्या चिट्ठियां लिखी जाती थी, आए ना पिना पहुंचाया जाता था। तो अब होता यह था ना कि चिट्ठियों के माध्यम से ही बातचीत होता था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था लोग है ना चिट्ठियां लंबे समय तक भेज नहीं पाते थे, अपने कार्यों में इतना इंगेज रहते थे है ना कि लंबे समय तक चिट्ठियां नहीं भेज पाते थे। तो जब भेज नहीं पाते थे ना, तो चाहे वो उसके घर वाले हो या वो व्यक्ति हो, वो अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से बातचीत करने के लिए बहुत ही ऐसा होता था, एक अजीब प्रकार की तरफ देखने को मिलती थी, बातचीत के लिए तरफ देखने को मिलती थी कि मुझे अपनी फैमिली से बात करनी है, समझ में रहना। उस प्रकार उस टाइम में कुछ प्रेमी वगैरह भी थे, जब चिट्ठियों के माध्यम से बातचीत नहीं होती थी, तो जो बातचीत जो होती है, बातचीत की ललक इस हद तक की होती थी कि एक तरफ देखने को मिलती थी, वो केवल बातचीत के लिए। तो बातचीत इस हद तक मायने रखता है। हाँ एपी ना, वो कहते हैं कि अपना अभ्यांतरिक भाव है ना, सुन रहे हैं ना तो जवाब तो देना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि एक एक बात ना केवल पढ़ा रहा हूं, ना केवल समझा रहा हूं, याद भी कराता चल रहा हूं, तो इस बात को ध्यान में रखिए। तो बोले अपना अभ्यांतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा हो सकता है ना। तो कोई भी है ना अपना अभ्यांतरिक भाव, अपने अंदर का भाव दूसरे के समक्ष जो प्रकट करते हैं, ये किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। शब्द जो ट्रांसफर होता है, ये शब्द का ट्रांसफर होना, यही तो बातचीत कहलाता है। हाँ पे ना, यही क्या कहलाता है? बातचीत कहलाता है। तो शब्द ट्रांसफर करते हैं, शब्द को ग्रहण करते हैं, यही तो केवल इसमें बातचीत में होता है। शब्द को ट्रांसफर किए, शब्द को ग्रहण किए, हाँ पे ना, इसी शब्दों के ट्रांसफर के द्वारा ही क्या बातचीत होती है। अपना अभ्यांतरिक जो भाव होता है, अपना मनोभाव जो होता है दूसरे के समक्ष प्रकट कर पाते हैं। वो सामने वाला व्यक्ति वो अपना मनोभाव खुद को बोले तो मारे को प्रकट कर पाता है, मेरे सामने प्रकट कर पाता है, ठीक है। अच्छा, किसके माध्यम से? केवल और केवल बातचीत के माध्यम से। बातचीत इतना ही नहीं महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप ये जानिए, एक व्यक्ति है जिसका नाम है बेन जॉनसन। क्या नाम है? बेन जॉनसन। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, यहां से प्रश्न। बेन जॉनसन, देखिए आपको लगेगा कि सर ये सारी चीजें याद हो पाएगा भी है, फिर नहीं। एक बात याद रखिएगा, मेरे मुंह से इतनी बार इसका वाक्य सुनिएगा, चैप्टर खत्म होने के अंत तक में आपके दिमाग में ये सारा वर्ड फिट हो चुका होगा, समझ में आ रहा है? तो सुनते चलिए केवल ध्यान से। ये जो बेन जॉनसन जो है ना, बेन जॉनसन, इन्होंने बोला क्या कि देखो भैया, बातचीत इस लेवल तक की है ना महत्व रखता है, इस लेवल तक की महत्व रखता है कि जब तक है ना मनुष्य, जब तक मनुष्य बोलता नहीं ना, तब तक उसका गुण दोष प्रकट ही नहीं होता, है ना।
सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो बात जो है ना, जब तक मनुष्य बोलता है नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही कहा गया। बेन जॉनसन वाला मैं आगे आऊंगा इसके ऊपर, ठीक है ना। ये लाइन भी एग्जाम में आया हुआ है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक है ना उसका क्या प्रकट नहीं होता, गुण दोष। देखिए कोई भी व्यक्ति हो, आपके घर आता है या फिर किसी भी व्यक्ति को आप देखते हैं, आप उससे है ना वो अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है आप बता नहीं पाओगे। कोई बोलेगा मैं जो हूं ना उसका फेस पढ़कर ही बता दूंगा, चेहरा देखकर ही बता दूंगा कि वो ना कैसा आदमी है ना। कुछ ऐसे भी कलाकार मिलेंगे आपको, है ना, कि मैं फेस देखकर बता दूंगा, चेहरा देखकर बता दूंगा वो कैसा आदमी है। एक बात ध्यान में रखिएगा, एक बात आप ध्यान में रखिएगा, फेस देखकर आप ज्यादा नहीं 10%, 5% ही बातों का आप अनुमान लगा पाइएगा है। 5% से 10%, अधिकतम मैक्सिमम 15% आप अनुमान लगा पाइएगा, उससे ज्यादा अनुमान नहीं लगा पाइएगा। आप अनुमान तब लगा पाइएगा अच्छा है बुरा, है ना, तब आप पूरी तरह से स्पष्ट रूप से डिक्लेयर कर पाइएगा जब आप उसके साथ बातचीत कीजिएगा। वो जब बातचीत करेगा ना, अपनी मुद्दों को रखेगा ना, अपनी बातों को रखेगा ना, आप उससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि ये व्यक्ति कितना सही बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है, कितना सही बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है। हाँ ये फिर ना वो कैसे अपनी बातों को रख पा रहा है, कितना फेंक रहा है और कितना सटीक बात कर रहा है। इससे आप उसके गुण और दोषों का पता लगा पाइएगा, गुण और दोषों का पता लगा पाइएगा बस। तो ये कहा जाता है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो जब तक मनुष्य बोलता ही नहीं तब तक उसका कौन सा भाव प्रकट नहीं होता, गुण और दोष। क्या उसमें गुण है, क्या उसमें दोष है, क्या उसमें अच्छाइयां हैं, गुण बोले तो अच्छाइयां हैं, दोष बोले तो बुराइयां हैं, है ना। तो अच्छे बुरे की पहचान तब हो पाती है जब वो बोलता है। तो ये लाइन भी एग्जाम में आ चुका है, यहां से प्रश्न, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। समझ में रहे? आपसे ऐसे पूछा जाएगा कौन सा भाव प्रकट नहीं होता, कई बार एग्जाम में आया है ये गुण दोष, है ना। नेक्स्ट बेन जॉनसन की बात करूं, इसके बाद वो बेन जॉनसन बोलते हैं, बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है ना। बहुत ही उचित जान पड़ता है वो। जब तक वो बोलता नहीं ना तब तक उसका परिचय ही नहीं मिल पाता है, पूरी तरह से साक्षात्कार ही नहीं हो पाते उनसे, है ना, परिचित ही नहीं हो पाते हैं कि वो व्यक्ति एक्चुअल में है कैसा। तो बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। ये बात बोलने वाला व्यक्ति कौन था? बेन जॉनसन। ये बात एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इस व्यक्ति का नाम भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना। मनुष्य की साक्षात्कार होता है किससे? बोलने से। बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होता है, ठीक है। अब वो बड़ा उचित जान पड़ता है ना, कि एक्चुअल में व्यक्ति वो है कैसा, है ना। इस बीच की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है। अब बातचीत तो आप समझ गए हैं कि बातचीत इतना इंपॉर्टेंट होता है कि व्यक्ति का भाई सब पता लगा लेती कि भाई सब ये सही व्यक्ति है गलत व्यक्ति है, हाँ भी ना, बातचीत से ही। और कहा जाता है इस बातचीत की सीमा जो है, बातचीत जो है इसकी सीमा 2 से वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उसकी जमात, मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। तो बातचीत 2 व्यक्ति से शुरू होती है और कहां तक मैक्सिमम तक जाता है? सर कोई सभा ले लीजिए, मीटिंग ले लीजिए, वहां तक आप, है ना, वहां तक आप बातचीत की सीमा को रख सकते हैं। 2 व्यक्ति से लेकर जहां जमात, मीटिंग वगैरह होती है वहां तक आप रख सकते हैं उसको, है ना। और एडिसन का मत है, एडिसन नामक व्यक्ति है, उन्होंने बोला क्या, देख लो बातचीत जो करते हो ना, अच्छे से बातचीत जो हो पाती है वो कितने व्यक्ति के बीच हो पाती है? अच्छे से बढ़िया से वो है 2 व्यक्ति के बीच।
दो व्यक्ति के बीच ही अच्छे से बातचीत हो पाती है। दो व्यक्ति के बीच जब बातचीत होती है वो एकदम कह लीजिए कि बातचीत जो होती है एकदम बेहतर लेवल की बातचीत माना जाता है। ये मेरा मानना नहीं, एडिसन का मानना है। समझ में रहे? मेरा क्या मानना है वो लास्ट में बताऊंगा, पहले बालकृष्ण भट्ट की बातें सुन लीजिएगा, उसका मेरी बातें सबका। आइए सुनिएगा, बातचीत इंपॉर्टेंट है ना, इसका मतलब गप तो करना चाहिए, है ना, लेकिन कहां करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लास्ट में बताएंगे, है ना। तो याद रखिएगा, आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो जीवन में बहुत तगड़ी मदद मिलेगी आपको। ये मान लीजिए आपका करियर वहां से चेंज हो जाएगा, करियर चेंज हो जाएगा आपका वहां से, ऐसी वैसी बात बताऊंगा। एडिसन जो है ना, देखिए एडिसन का मानना है, एडिसन नामक जो व्यक्ति, इसका मानना है कि असल बातचीत केवल दो व्यक्ति के बीच हो पाती है, केवल दो व्यक्ति के बीच हो पाती है। देखिए दो व्यक्ति के बीच जो बातचीत होती है ना, बहुत बेहतर लेवल की बातचीत होती है, समझ में रहना। क्योंकि तीन व्यक्ति, जैसे दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, अब दो व्यक्ति बातचीत करते हैं तो अपना सुख दुख दूसरे के सामने खोल कर रख देते हैं, सुख दुख का पिटारा खोल देते हैं। वो अपना दुख सुनाएंगे दूसरे सामने वाले को, वो अपना दुख सुनाएंगे इसको, समझ में रहना। एकदम कह लीजिए सुपीरियर लेवल की जो बातचीत होती है, केवल दो व्यक्ति जब बातचीत करते तभी। तीसरा जैसे आ गया ना, अब वो ध्यान में रखा जाता है ना, कि उसको बुरा लग गया है ना, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना, कि कैसा आदमी है, समझ में आ रहा है ना। अब वो भी एकदम बोल सकते हैं कि इस चीज को ध्यान में रखकर ही बातचीत करते हैं। जब तीन व्यक्ति आ जाता है तो सामने वाला क्या सोचेगा मुझे, है ना, कितना गिरा हुआ सोचेगा मुझे, है ना, समझ में आ रहा है ना। इसलिए जो बढ़िया तरह से जो बातचीत हो पाती है, केवल और केवल दो व्यक्ति के बीच बातचीत होती है। तीन व्यक्ति आ जाता है तो ये ध्यान में रखा जाता है कि किसी को बुरा ना लगे, अब मुझे भाई साहब नीचा ना समझे, इस चीजों को भी ध्यान में रखकर लोग बातचीत करते हैं। बात समझ में रहना। अब तीन व्यक्ति जब बातचीत करते हैं तो एग्जाम में भी आ चुका है ये बात कि तीन व्यक्ति जब बातचीत करते हैं तो क्या होता है, उस पर मैं बाद में चलूंगा। पहले ये जान लीजिए कि दो व्यक्ति जब बातचीत होती है, असल बातचीत दो व्यक्ति के बीच ही होती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, है ना जी, हाँ, अपने हृदय की बातें एक दूसरे से साझा करते हैं, है ना। और जब तीन हुए तब वह दो की बात को सो दूर चली जाती है। तीसरा व्यक्ति आएगा ना तो उस टॉपिक पर बातचीत नहीं करेगा, अगला टॉपिक है ना, दूसरा टॉपिक लगा देगा एकदम, समझ में रहा। जैसे देखा कि वो सट गया, दूसरा टॉपिक स्टार्ट, हाँ ये भी ना, तो ये चीजें होती है, उसकी बातचीत को सो दूर चली जाती है ना। कहा भी यह है कि कानों में, सुनिए ना, 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। 6 कान में जो बात पड़ी होती है ना इधर उधर की, एकदम खुल जाती है। इधर उधर से सुनेगा बात, बोलेगा अरे फलनवा के साथ ये चीजें हुआ, तुमको पता है ना, तो बोले ना मुझे पता नहीं है, मुझे ये पता है, वो पता, बस लग जाएगा उसमें, है ना। अब बोलते हैं क्या, दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठते हैं या तो बातचीत ही बंद कर देते हैं, है ना, तीसरा आएगा तो, या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। देखिए होता यह है कि दो व्यक्ति जब बातचीत कर रहे हैं, तीसरा आएगा तो ये बातचीत ही बंद कर देगा। पहली बात ये तो बातचीत बंद कर देगा, अलग टॉपिक स्टार्ट कर देगा, या फिर ऐसे बातचीत करेगा जैसे सामने वाला जो है ना, दोनों उसको मूर्ख समझेगा, समझ में आ रहा है, एकदम कोड भाषा में बात करेगा, कोड भाषा में बात करेगा, समझ में आ रहा है ना, बोलेगा उसी के बारे में, समझ में आ रहा है ना, है ना, दोनों मजा ले रहा है ना वो व्यक्ति का, और वो व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है। जब तक मैं समझ पाता है बहुत देर हो चुकी होती है ना जी। चीजें ये होती है। तो बातचीत, असल बातचीत दो व्यक्ति के बीच होती है, हाँ ये पिना। अब तीन व्यक्ति जो बातचीत जो करते हैं, अंगूठी के नग सी, बोले तो अंगूठी की नग सी समा जाती है वो बात, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। और 4 व्यक्ति आएगा तो केवल फॉर्मेलिटी वाली बात होगी,
ये भी एग्जाम में आया हुआ है। 4 से अधिक होगा तो भाई साहब इधर उधर राम रामोवल बात होगा, फेंका हुआ बात होगा। ये भी